हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6। क्या हम बात करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें। एक सेट में हम 25 क्वेश्चन करवाते हैं। इसी तरह से हम 40 सेट करवाने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। ऑप्शन ए चोलों द्वारा, ऑप्शन बी पांड्यों द्वारा, ऑप्शन सी चालुक्यों द्वारा, ऑप्शन डी पल्लवों द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी पल्लवों द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पल्लवों द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों के समूह का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य कलाओं और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन क्या है? उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक, इसका ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी बराहमिहिर, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी आर्यभट्ट। चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। चरक इधर क्या है? व्यक्ति है, इधर कार्य क्षेत्र, यानी कि कौन सा कार्य किया है। चरक जो है, चरक कौन सा? महर्षि और आयुर्वेद विशारद है। ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ हैं। बराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी अबुल फजल इब्न मुबारक, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका पॉइंट्स है, महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। यह कथा काल्पनिक न होकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मावती की कथा है। पद्मावत मसनवी शैली के चरित्र एक प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा पद्मिनी के जौहर का वर्णन है। ठीक, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा आदि जायसी की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय 1921 से देश से जुड़े हुए हैं। लाला लाजपत राय 1921 से किससे जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए चिन्मय मिशन, ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी सरबती दीपिका सभा, ऑप्शन डी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी।
इसका पॉइंट्स, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, लोक समाज के सेवक की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने पुणे में की थी। ठीक, लोक समाज के सेवक का स्थापना कब हुआ था? 1921 में। कौन किया था? लाला लाजपत राय। और कहाँ पे किया था? लाहौर में। ठीक, और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ है। और कौन किया है? ज्योतिबा फूले ने किया है। और कहाँ पे? पुणे में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था कौन है? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन तथा बंगाल के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना गुरुदेव ने ही की है। सन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जो इसकी रचना गुरुदेव ने किया था, गुरुदेव किसका नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि जन गण मन और अमार सोनार बांग्ला, ये दोनों को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गाया भी है, लिखा भी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? ऑप्शन ए उनके चुनाव परिणाम की तारीख से, ऑप्शन बी अगले महीने के पहले दिन से जिसे महीने वह पदभार ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी उस महीने के पहले दिन से जिस महीने वह पदभार ग्रहण करते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। क्या हो जाएगा? जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) भाग 17 में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 101। क्या आ जाएगा इसका आंसर? अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 112 में क्या है? केंद्रीय बजट। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की निर्हरताएँ। अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2015। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी 2014। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2014। ठीक,
भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को संविधानेतर संस्था के रूप में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए किया गया था। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी डोगरी, ऑप्शन डी गढ़वाली। जल्दी इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी गढ़वाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गढ़वाली। भारत में वर्तमान में अनेक भाषाएं प्रचलित है, परंतु भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कौन कौन है? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ठीक, ये 22 भाषा है। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक, 71वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई। 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर भारत के देश में स्थित है। अरब सागर भारत के कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी पूरब। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी पश्चिम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पश्चिम। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक, अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 38,62,000 वर्ग किलोमीटर तथा गहराई लगभग 46,04,652 मीटर है। अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम सिंधु सागर है। सिंधु नदी तथा भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है? ऑप्शन ए मॉरिस कैट, ऑप्शन बी मुर्गन पीकॉक, ऑप्शन सी नंदी बैल, ऑप्शन डी भोलू एलिफेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका भोलू एलिफेंट, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? भोलू एलिफेंट, ऑप्शन डी। भारतीय रेल का शुभंकर भोलू एलिफेंट है। यह प्रतीक चिन्ह एक हाथी का है जो एक ट्रेन गार्ड की तरह हाथ में हरा सिग्नल दिखाता हुआ लालटेन लेकर खड़ा रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरो किसकी मुद्रा है? यूरो जो है किसकी मुद्रा है? ऑप्शन ए यूके की, ऑप्शन बी स्वीडन की, ऑप्शन सी यूरोपीय यूनियन की, ऑप्शन डी डेनमार्क की। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूरोपीय जोन की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूरोपीय जोन की। चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यूरो यूरोपीय संघ के 27 में से 20 सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। ठीक, इसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? यूरो जोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? ऑप्शन ए तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी मरुस्थलों में, ऑप्शन सी दलदलों में, ऑप्शन डी पहाड़ियों में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तटीय क्षेत्रों में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तटीय क्षेत्रों में। मैंग्रोव झाड़ीदार पेड़ होते हैं। मैंग्रोव कैसा पेड़ होता है? झाड़ीदार, जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में दलदल स्थानों पर उगते हैं। जो कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में क्या होता है? दलदल जहाँ पे रहता है वहीं पर उगता है। जिनकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती है। अगला है मैंग्रोव उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में उगते हैं, जो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देश से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 0 डिग्री ग्रीनविच, ऑप्शन बी 180 डिग्री ग्रीनविच, ऑप्शन सी 90 डिग्री ग्रीनविच, ऑप्शन डी 270 डिग्री ग्रीनविच। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 180 डिग्री ग्रीनविच। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री ग्रीनविच। वर्ष 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया था। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे जाती है तथा इसी रेखा पर समय को 24 घंटे में समायोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। जब कोई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है। जब पूर्व की ओर दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर रॉस सागर, रॉस बर्फ शेल्फ तथा क्वीन मॉड पर्वत स्थल से होकर गुजरती है। ऐसा उसकी बिखरी हुई ओवरसीज टेरिटरी के कारण है, क्योंकि विश्व के अलग अलग हिस्से में इसकी बिखरी हुई ओवरसीज टेरिटरी है। रूस में 11 तथा अमेरिका के 6 टाइम जोन है। फ्रांस में सर्वाधिक 12 समय कटिबंध पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर के आधार पर किया जाता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ऑप्शन डी राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी। राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान सहित सरकार की कुल उधारी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन प्राथमिक घाटा चालू वित्त वर्ष में ब्याज भुगतान के बिना उधार ली गई राशि को दर्शाता है। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस
ब्याज भुगतान। ठीक, अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए प्रत्याशित मुद्रास्फीति में वृद्धि और मुद्रा की प्रत्याशित मूल्य वृद्धि। ऑप्शन बी प्रत्याशित मुद्रास्फीति में कमी और मुद्रा की प्रत्याशित मूल्य वृद्धि। ऑप्शन सी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति में वृद्धि। ऑप्शन डी ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ठीक, ऑप्शन डी। सरकार का कुल व्यय पूंजी व्यय और राजस्व व्यय और सरकार की कुल आय यानी कि राजस्व प्राप्तियां और ऋण और अग्रिमों समेत पूंजीगत प्राप्तियां के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरल शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि देश की अवधि थी। किसकी अवधि थी? ऑप्शन ए 3 वर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी योजना, ऑप्शन सी शून्य योजना, ऑप्शन डी तीसरी योजना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? 3 वार्षिक योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि थी। योजना अवकाश के कारण भारत पाक युद्ध, मूल्य वृद्धि तथा समाधानों की कमी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए हर एक 8 वर्ष में, ऑप्शन बी हर एक 12 वर्ष में, ऑप्शन सी हर एक 6 वर्ष में, ऑप्शन डी हर एक 4 वर्ष में। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हर एक 12 वर्ष में। ऑप्शन बी हर एक 12 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, इससे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। कुंभ पूर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका आयोजन भारत के 4 कुंभ स्थल हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन व नासिक में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी को देश के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ऑप्शन बी विश्व विरासत दिवस, ऑप्शन सी विश्व जल दिवस, ऑप्शन डी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या हो जाएगा? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2007 से 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक बुलावा था। चलिए अगला क्वेश्चन, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए कृषि एवं पर्यावरण, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी खेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृषि एवं पर्यावरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृषि एवं पर्यावरण। बोरलॉग पुरस्कार कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। हर वर्ष दिए जाने वाले बोरलॉग पुरस्कार के तहत 40 वर्ष से कम उम्र के उन शोधकर्ताओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग का अनुकरण करते हुए कृषि एवं पर्यावरण शोध को आगे बढ़ाया हो। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में की गई। पुरस्कार के तहत $10 लाख की राशि दी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए यू थांट, ऑप्शन बी त्रिदवेली, ऑप्शन सी कर्ट वाल्डहेम, ऑप्शन डी डैग हैमर स्कॉल्ड। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी त्रिदवेली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी त्रिदवेली। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। ठीक, यहाँ नाम है, यहाँ संबंधित देश, यहाँ कार्यकाल। त्रिदवेली कहाँ का था? नॉर्वे। कब से कब तक इसका शासन कार्यकाल था? 1946 से 52। डैग हैमर स्कॉल्ड स्वीडन का 1953 से 61। यू थांट म्यांमार का 1961 से 71। कुर्ट वाल्डहाइम ऑस्ट्रेलिया का 1972 से 81। जेवियर पेरेज डी कुइयार पेरू का 1982 से 91। बुतरस घाली मिस्र का 1992 से 96। कोफी अन्नान घाना का 1997 से 2006। बान की मून का दक्षिण कोरिया 2007 से 2016। एंटोनियो गुतरेस का पुर्तगाल जनवरी 2017 से अब तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? ऑप्शन ए क्रिस पॉल, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी क्रिस गेल, ऑप्शन सी क्रिस रीव। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, अगर इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलते हैं। उनका उपनाम है CR7 भी। उसका उपनाम क्या है? CR7 भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुख्य कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी मुंबई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ICAR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए बिच्छेंद्री पाल, ऑप्शन बी जुंको तेबई, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी जुंको तेबई। क्या हो जाएगा? जुंको तेबई। जुंको तेबई एक जापानी पर्वतारोही थी। वह माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला थी। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का फतह करने वाली प्रथम महिला थी। 20 अक्टूबर 2016 को 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इसका निधन कब हुआ था? 20 अक्टूबर 2016 को। कितना वर्ष की हुई थी? 77 वर्ष की। बिच्छेंद्री पाल, यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला तथा एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। ठीक, अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला है। प्रेमलता अग्रवाल सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अभी तक आपने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।